हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं लॉस फंक्शंस के ऊपर। पिछली वीडियो में हमने एक्टिवेशन फंक्शन सारे कवर कर लिए थे। तो आज हम कवर करेंगे अपना लॉस फंक्शन और अगली वीडियो में हम अपने ऑप्टिमाइजर्स कवर करने वाले हैं। तो हम क्या करने वाले हैं आज की वीडियो में वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे लॉस फंक्शन होता क्या है। वैसे आपको ऑलरेडी पता होगा बट फिर भी तो जनरल बातें करेंगे। उसका देखेंगे कितने टाइप के लॉस फंक्शन होते हैं हमारे पास जो यूज़ किए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। ओके, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या प्रॉब्लम या क्या सिनेरियो आप फेस कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको अलग-अलग लॉस फंक्शन यूज़ करने पड़ सकते हैं। ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे उस लॉस फंक्शन का फ़ॉर्मूला क्या है, ठीक है? उसका डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपने देखा होगा जब हम एमएलपी में बैक प्रोपगेशन पढ़ रहे थे, तो बैक प्रोपगेशन में आपको 3 चीज़ें निकालनी होती थी। लॉस के रिस्पेक्ट में आउटपुट का डिफरेंशिएशन, लॉस के रिस्पेक्ट में वेट्स का डिफरेंशिएशन, लॉस के रिस्पेक्ट में वेटेड सम का डिफरेंशिएशन, राइट? और सबसे उसके लिए आपको सबसे पहले लॉस का भी डिफरेंशिएशन चाहिए होता था। ओके, तो हम लॉस के डेरिवेटिव की बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप के लॉस फंक्शन में उसका क्या डेरिवेटिव बन रहा है। उसके बाद ये जानेंगे कि एक पर्टिकुलर आपका लॉस फंक्शन किस प्रॉब्लम के लिए यूज होता है और उसके बाद ये जानेंगे उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो इस वीडियो के लिए आपकी प्री रिक्वेसाइट है कि मतलब आपको पता होना चाहिए, आपको बैक प्रोपगेशन के बारे में सब पता होना चाहिए। ठीक है? और बैक प्रोपगेशन को पढ़ने के लिए आप एमएलपी वाली वीडियो देख सकते हैं जो कि हमारा डे 3 वाली वीडियो है। ठीक है? तो आप उसको देख के आएँ। अगर वो नहीं देखा आपने तो आई डोंट थिंक आपको समझ आएगा कुछ भी। ठीक है? तो सबसे पहले बेसिक बात करते हैं जो कि है आपका लॉस फंक्शन होता क्या है। तो मैं एक स्लाइड बना लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे इंट्रो देख लेते हैं इसका। ओके? इंट्रो अक्शन, राइट? तो लॉस फंक्शन होता क्या है? देखो, ये तो आपको पता है लॉस फंक्शन का बहुत एक मेजर रोल है आपकी बैक प्रोपगेशन में, ठीक है? क्योंकि आपको सारी चीज़ें लॉस के रिस्पेक्ट में निकालनी होती हैं। अगर आपको सारी चीज़ें लॉस के रिस्पेक्ट में निकालनी है, तो आपको लॉस भी चाहिए, ठीक है? अब मैं यहाँ पे कुछ मिथ भी ब्रेक करने वाला हूँ जो लॉस को लेके होती हैं। अब वो क्या मिथ है अभी आप देखते रहना। सबसे पहले बात करते हैं लॉस होता क्या है? ये लॉस फंक्शन होता क्या है? एक्चुअली जो आपका लॉस फंक्शन होता है, वो डिफरेंस होता है, ओके? वो होता है डिफरेंस। किन 2 चीज़ों के बीच में डिफरेंस होता है आपका? एक्चुअल वैल्यू, जिसको हम किससे दिखाते हैं? वाई से, ओके? एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू, जिसको आप किससे दिखाते हो? वाई हैट से, ओके? ये सारा मैंने आपको उसमें बता रखा है, एमएलपी वाली वीडियो में, ठीक है? सो इन शॉर्ट आप इसे ऐसे ले सकते हो कि वाई माइनस वाई डैश, इसी को आप लॉस बोलते हो। कि आपकी कोई एक्चुअल वैल्यू अगर 5 है, ठीक है? और आपने आपके मॉडल ने उसे प्रेडिक्ट करके बताया 3, तो लॉस कितने का हुआ? 5 माइनस 3, 2। तो यही होता है आपका लॉस, सिंपल। अब ठीक है, उसने बता तो दिया लॉस आपका 2 है, बट एक्चुअली में बता क्या रहा है ये चीज़? हमें बता क्या रहा है ये? एक्यूरेसी बता रहा है, क्या बता रहा है? नहीं, ये हमें बता रहा है अपने मॉडल की परफॉर्मेंस। ये हमें क्या बता रहा है? मॉडल की परफॉर्मेंस। मॉडल की परफॉर्मेंस कि हमारा मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है? कि मतलब हमारा ये देखो कि अगर एक्चुअल वैल्यू 5 है, ठीक है? एक्चुअल वैल्यू क्या आ रही है? 5। आपके मॉडल ने प्रेडिक्ट करके बताया 3। तो मॉडल के सॉरी, लॉस कितने का आ रहा है? 2 का, ठीक है? तो ये 2 नंबर क्या सिग्निफाई कर रहा है आपका? ये आपको बता रहा है कि आपका मॉडल एक्चुअल प्रेडिक्शन से इतना दूर है, तो आप इस नंबर को कम करो और आपका मॉडल अच्छा बन जाएगा, ठीक है? आपको इसको 2 को कम करना है जितना हो सके, ठीक है? फिर अगली बार प्रेडिक्शन हुई, एक्चुअल तो 5 ही रहेगा और अगली बार आपने 4 कर दिया, आपके मॉडल ने प्रेडिक्ट, तो अब की बार कितना डिफरेंस निकला? 1। तो अब की बार आपका ये 1 लॉस है, ठीक है? अब क्या आपको यहाँ से पता चल रहा है मॉडल की परफॉर्मेंस के बारे में कि सिर्फ 1 का डिफरेंस रह चुका है कि मतलब हमारा जो प्रेडिक्शंस हैं, वो क्लोज़ आ रही हैं एक्चुअल वैल्यू के मुकाबले, ठीक है? तो आपके मॉडल की परफॉर्मेंस को बताता है।
ठीक है? जितना ज़्यादा आपका लॉस कम होगा, लोअर द लॉस, ओके, आपकी ग्रेटर परफॉर्मेंस होगी मॉडल की, ग्रेटर परफॉर्मेंस ऑफ मॉडल, ओके। यहाँ पे आपको कुछ मिथ्स मैं बस्ट करना चाहूँगा। बेसिकली लोग क्या कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि लॉस एक्यूरेसी के बराबर है। लोग क्या सोच लेते हैं, कंसेप्शन बन जाता है लोगों के दिमाग में कि जो लॉस है और जो एक्यूरेसी है, वो सेम है, ठीक है? लॉस इज़ इक्वल टू एक्यूरेसी, बट ऐसा नहीं है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। अगर कोई इंटरव्यू में पूछता है कि लॉस और एक्यूरेसी एक ही चीज़ होती है? नहीं। पहले डिफरेंस क्या है फिर चलो? पहला तो लॉस के बीच में डिफरेंस ये है कि जो आपका लॉस होता है ना, वो एक कंटीन्यूअस वैल्यू होती है, ठीक है? ये क्या होती है? एक कंटीन्यूअस वैल्यू, ठीक है? जनरली आपका लॉस ऐसे डिनोट किया जाता है कि 0.97, 0.67 ऐसे, मतलब 7 पॉइंट कुछ भी हो सकता है ऐसे, 7.63 ऐसे टाइप के होते हैं। आपकी कंटीन्यूअस वैल्यू में लॉस डिनोट किया जाता है, ठीक है? एक्यूरेसी आपका जनरली परसेंटेजेस में डिनोट किया जाता है, ठीक है? परसेंटेजेस, लाइक अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा मॉडल 90% एक्यूरेट है, ठीक है? तो ये परसेंटेज में डिनोट किया जाता है। चलो ये तो हो गई छोटी बात कि डिनोट कैसे किया जाता है उन्हें। अब अब डिनोशन के नाम पे तो आप इनको अलग-अलग नहीं बता सकते ना। तो मेन डिफरेंस आता है आपका यहाँ। लॉस आपको बताता है कि आपकी जो एक्चुअल, सॉरी, जो आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यू है, जो आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ हैं, वो कितनी दूर हैं, ठीक है? हाउ फार प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ आर फ्रॉम एक्चुअल वैल्यूज़, ठीक है? आपको ये बताता है कि प्रेडिक्टेड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कितना दूर है, समझ गए? अब एक्यूरेसी क्या बताता है आपको? एक्यूरेसी ये बताता है कि टोटल नंबर ऑफ करेक्ट करेक्ट प्रिडिक्शन क्या है? टोटल नंबर ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शन। अब इस 90% का मतलब क्या है? कि अगर आपका मॉडल 100 चीज़ों पे प्रिडिक्ट कर रहा है, तो 90 नाइ उनमें से 90 बार वो सही दे रहा है। जबकि इसका मतलब ये नहीं है लॉस का, ठीक है? फ़र्क समझो। लॉस आपको बता रहा है कि एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू में डिफरेंस कितना है। परसेंटेज आपको बता रहा है कि अगर वो 100 बार प्रिडिक्ट कर रहा है, तो वो कितनी बार सही बता रहा है। ये डिफरेंस है आपका लॉस और एक्यूरेसी में, ठीक है? तो बहुत लोग कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कभी आपका कि आपके मॉडल की लो लॉस है, ठीक है? एक कंडीशन मैं देता हूँ आपको कि आपका जो मॉडल है, ठीक है? उसमें लो लॉस है। लो लॉस है तो मतलब मॉडल की परफॉर्मेंस अच्छी है। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि जितना लोअर द लॉस ग्रेटर द परफॉर्मेंस। तो लो लॉस है मतलब परफॉर्मेंस अच्छी है। बट यही हो सकता है कि ये वाला मॉडल लो एक्यूरेसी भी हो। तो आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है? तो इसका मतलब ये है कि आपका जो मॉडल है ना, वो गलत चीज़ प्रेडिक्ट कर रहा है, ठीक है? प्रेडिक्शन गलत दे रहा है, बट उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। मतलब वही बात हो गई कि मैं बोल रहा हूँ तो वो सही है, ठीक है? मॉडल मतलब एक तरह से ढीठ टाइप का हो गया कि हाँ, मैं बोल रहा हूँ तो ठीक ही है वो चीज़, ऐसा टाइप का हो गया। तो मतलब ये वाली कंडीशन भी हो सकती है आपके कई बार प्रॉब्लम में कि आपका मॉडल की लो लॉस तो है, अब लो लॉस का है तो मतलब परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, बट नहीं, कभी-कभी उसकी एक्यूरेसी खराब भी हो सकती है। तो इसलिए मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि दोनों अलग चीज़ें हैं। तो लोग एक ही चीज़ समझ लेते हैं इसे, तो वो बहुत मिसकंसेप्शन है। बाकी मैंने ऊपर तो डिफरेंस बता ही दिया इनका, ठीक है? अब लॉस का जो मेन काम होता है ना, वो आपका होता है मॉडल ट्रेनिंग को गाइड करना, ठीक है? लॉस का अगर मैं बताऊँ, मेन एम वो होता है आपका टू गाइड मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल ट्रेनिंग। अब कैसे? मॉडल ट्रेनिंग को गाइड कैसे करता है ये, ठीक है? अब बेसिकली आपका लॉस फंक्शन किस चीज़ के लिए चाहिए होता है आपको? आप वैसे भी जो भी चीज़ें निकालते हो आप सारा लॉस फंक्शन के रिस्पेक्ट निकालते हो। चाहे आप डिफरेंशिएशन निकालते हो आउटपुट के रिस्पेक्ट पे, डिफरेंशिएशन निकालते हो वेटेड सम के रिस्पेक्ट पे, डिफरेंशिएशन निकालते हो वेट्स एंड बायसेस के रिस्पेक्ट पे। तो इन तीनों के लिए आपको लॉस फंक्शन चाहिए होता है, राइट? अब लॉस फंक्शन चाहिए, तो मतलब आप इसी की मदद से आप वेट्स को अपडेट कर रहे हो, ठीक है?
कैसे करता है मॉडल ट्रेनिंग को गाइड? बाय अपडेटिंग वेट्स। ठीक है? बाकी आप एमएलपी वाली वीडियो देख के आओ, उसमें वेट अपडेशन का फॉर्मूला देखना। वेट अपडेशन के फॉर्मूले में आपके लॉस का ग्रेडियंट यूज़ किया जाता है, ठीक है? अब वहाँ पे जो लॉस का ग्रेडियंट यूज़ होता है, वही आपका वेट्स अपडेट करने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है? सो दैट्स व्हाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैंने जो भी चीज़ें बताई कि आउटपुट के रिस्पेक्ट में चाहिए होता है, वेटेड सम के रिस्पेक्ट में चाहिए होता है, वेट्स एंड बायसेस के रिस्पेक्ट में चाहिए होता है, ये तो आप एमएलपी वाली वीडियो देख के आओगे, तभी समझ आएगा भाई, ठीक है? तो एक बार जाओ और उस वीडियो को अच्छे से देख लो। तो यही था आपका इंट्रोडक्शन। तो हमने इंट्रोडक्शन तो कर दिया, खत्म। अब बढ़ते हैं अपना टाइप्स ऑफ लॉस फंक्शन। कितने टाइप के टाइप्स होते हैं लॉस फंक्शन के, तो इसको देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले मैं एक नई स्लाइड बना लेता हूँ यहाँ पे। ये वाली आपकी नई स्लाइड हो जाएगी और यहाँ पे हम बात कर लेंगे टाइप्स की, ठीक है? तो बेसिकली अगर मोटा-मोटा देखा जाए तो 6 टाइप जो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट आपका है एमएससी, यानी आपका मीन स्क्वायर्ड एरर। देखो, अगर आपने मशीन लर्निंग का कोर्स मेरे से ही पढ़ा है, जो प्लेलिस्ट आपको मिल ही जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से पढ़ा है तो आपको ऑलरेडी पता है एमएससी वगैरह क्या सब है। मैं एक तरह से मतलब यहाँ रिपीट ही कर रहा हूँ एक तरह से डीप लर्निंग में ये चीज़ें, ठीक है? सेकंड हो गया आपका एमएई, ये भी मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक है? बट कोई नहीं, मैं वापस पढ़ाऊँगा। थर्ड आपका है ह्यूबर लॉस। आई थिंक ये वाला नहीं कर रखा मैंने कवर, इसको हो जाएगा कवर इसमें। देन आपका फोर्थ है बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, राइट? ये हमने एमएलपी वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं वैसे, ठीक है? तो अगर आपने एमएलपी वाली वीडियो देखी है तो आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि जो मैंने सॉरी एमएलपी वाली वीडियो में एग्जांपल लिया था, वहाँ पे मैंने बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी का यूज़ किया था। तो आप ऑलरेडी इसके फ़ैमिलियर होगे फॉर्मूला, इसके डेरिवेटिव से। इसका तो पूरा वर्किंग एग्जांपल दे रखा है वहाँ। देन आपका फिफ्थ है, और ये मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मैं सबको 6 में सबको सबसे इम्पोर्टेंट बताना हो ना, तो ये फिफ्थ वाला है। तो इसको तो भूल कर मत छोड़ना। ये आपका है कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। मतलब आजकल के भी जो आपके मॉडल्स हैं ना, ट्रांसफॉर्मर मॉडल, जो आपका जीपीटी हो गया, ठीक है, आपका बर्ट हो गया, उसमें भी यही वाला लॉस फंक्शन यूज किया जाता है आपका, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। देन आपका सिक्स्थ है, ये सिक्स्थ वाला मतलब इसी का थोड़ा एक छोटा सा वर्जन है। इसको हम बोलते हैं स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है? तो ये आपके 6 टाइप हैं। बेसिकली आपके लेफ्ट वाले सारे रिग्रेशन प्रॉब्लम्स के लिए, राइट? ये आपके सारे रिग्रेशन प्रॉब्लम्स के लिए, आपके राइट वाले सारे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है? तो ये 3 रिग्रेशन हो गए, ये 3 क्लासिफिकेशन हो गए। तो एक-एक करके इनको कवर करेंगे। तो इसी के साथ हमने टाइप्स ऑफ लॉस फंक्शन कर लिया। अब एक-एक करके सबके फॉर्मूला देखते हैं, सबका डेरिवेटिव देखते हैं, उनका यूज़ केस देखते हैं और उनके साथ क्या प्रॉब्लम आई कि आगे वाले की ज़रूरत पड़ी, ठीक है? तो ये सब देखते हैं लाइन बाय लाइन। ओके, सो चलो कवर करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पेज बना लेता हूँ और सबसे पहले अपना एमएससी देखते हैं। फर्स्ट जो कि है हमारा एमएसई, तो फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी ऑलरेडी इसकी। तो एमएससी की फुल फॉर्म होती है मीन स्क्वायर्ड एरर, ओके? मतलब अगर इसकी देखा जाए ना, अगर इसका प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम भी इसका स्क्वायर्ड ही है, इसके नाम में ही इसकी प्रॉब्लम है। वो आपको आगे जाके पता चल जाएगा। खैर, तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला फॉर्मूला मैं एल से डिनोट करूंगा। एल मीन्स लॉस, ओके? तो फॉर्मूला इसका ऐसा कुछ है, 1/n, ओके, समेशन i = 1 to n, ओके,
वाई आई माइनस वाई आई प्रिडिक्टेड स्क्वायर। ओके, तो इसमें जो आपका वाई आई है ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है, जिसमें आपका वाई आई हैट है वो आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू है। ठीक है, ये आपको पता होगा ऑलरेडी। तो मैं इसको एक बॉक्स में रख देता हूँ। ठीक है, और चलो अब इसका थोड़ा एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, ताकि अगर किसी ने पहली बार सुन रहा होगा तो उसको मतलब दिक्कत नहीं होगी इस चीज़ में। थोड़ा नीचे चलते हैं और एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे सब कुछ समझ हो जाएगा। तो मान लेते हैं हमारे पास कुछ एक्चुअल वैल्यूज आ रखी हैं। तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज हैं, ऐसी कुछ एक्चुअल वैल्यूज, मान लो 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं, मतलब ये आपकी एक्चुअल वैल्यूज है और इन्हीं के लिए हमारे पास प्रिडिक्टेड वैल्यू है जो मॉडल ने बताई हमें। तो पहले वाले के लिए बताइए इसने 2.5, देन इसने बताई है 3.8 एंड देन इसने बताई है 5.5। ठीक है, 5.5 लाइक दिस। अब लॉस निकालना है। अब आप लॉस में सोच रहे हो एन क्या है। एन होते हैं आपके कितने नंबर ऑफ आइटम्स है आपके पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3, तो 1 अपॉन आपका जाएगा 3। तो एन आपका यही बताता है नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ रोज कितनी है, ठीक है, जिनका आपको लॉस निकालना है। तो उसके बाद आपका समेशन है। ठीक है, समेशन किस चीज का, आपको एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड के स्क्वायर का। ठीक है, तो अब ये समेशन वाला पार्ट करते हैं। पहले वाले के लिए करते हैं। पहले वाला क्या है आपका, 3 और 2.5। एक्चुअल 3 है, प्रिडिक्टेड 2.5 है। सो आप करोगे एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड 2.5 एंड स्क्वायर। ठीक है, समेशन प्लस एक्चुअल 4 माइनस प्रिडिक्टेड 3.8 स्क्वायर। ठीक है, प्लस 5 एक्चुअल माइनस 5.5 जो कि आपका प्रिडिक्टेड है, माइनस 5.5 स्क्वायर। ओके, तीन ही थे, समेशन कर दिया आपने। अब बस इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर में डालो अपनी सारी वैल्यूज। ठीक है, 3.2.5 0.5 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर, माइनस 0.5 का स्क्वायर, करो प्लस और डिवाइड बाय 3 कर दो। ये अराउंड आ जाएगा आपका 0.2067। देख लेना भाई, अगर गलत होगा तो कर देना, ठीक। तो ये आपका आ गया लॉस। अब आप ऑप्टिमाइजर में डालोगे इस लॉस को और धीरे धीरे हर आइट्रेशन के साथ इस लॉस को कम करते रहोगे ऐसे। ठीक है, तो ऐसे काम करता है आपका। अब ये तो हो गया इसका फॉर्मूला, इसका एग्जाम्पल। अब बात करते हैं इसके डेरिवेटिव की, क्योंकि देखो बैक प्रोपगेशन के टाइम तो डेरिवेटिव चाहिए होता है। बैक प्रोपगेशन के टाइम तो डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है। ये वाला लॉस तो ठीक है, ये लॉस कैलकुलेशन का टाइम आ जाएगा। बट जब बैक प्रोपगेशन कर रहे हो, देखो आपकी जो एमएलपी का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कोई भी एएनएन का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आप फॉरवर्ड प्रोपगेशन करते हो। ठीक है, उसके बाद आप लॉस कैलकुलेट करते हो, जो कि हमने यहाँ पे करके दिखा दिया आपको अभी। उसके बाद आप करते हो बैक प्रोपगेशन, और बैक प्रोपगेशन के अंदर आपको चाहिए होता है डेरिवेटिव लॉस का। ठीक है, तो हम जो ऊपर मैंने आपको बॉक्स आउट करके बता रखा है ना, इसी का डेरिवेटिव निकालने वाले हैं। आपको डिफरेंशिएशन पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो मैंने मशीन लर्निंग के दौरान पढ़ाया था डिफरेंशिएशन। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, तो आप पढ़ लेना वहाँ से डिफरेंशिएशन, अगर नहीं पढ़ा अब तक। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन बहुत ज़रूरी है। आपको जो डिफरेंशिएशन होता है वो आउटपुट के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, तो आपको जो डिफरेंशिएशन होगा, लॉस का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट, और हमारे केस में आउटपुट क्या है हमारा, वाई प्रिडिक्टेड। ठीक है, वाई प्रिडिक्टेड, तो इसका आउटपुट निकलेगा आपका। आप ऊपर वाले जो मैंने बॉक्स करके दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो उसका निकलेगा ऐसे कुछ, -2/n डिफरेंशिएशन ऑफ y माइनस, सॉरी, समेशन ऑफ y माइनस y प्रिडिक्टेड। ठीक है, तो मान लो अगर आपके पास एक ही आइटम होता, मतलब आपके डेटा सेट में सिर्फ एक ही आइटम है, तो ये ऐसा कुछ दिखता आपका डिफरेंशिएशन -2। सिंस एक ही आइटम है तो n आपका 1 होता। ठीक है, y माइनस y प्रिडिक्टेड, जो भी आपकी एक्चुअल वैल्यू रहती है यहाँ, जो भी आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू रहती है यहाँ पे, और आप करते हैं कैलकुलेशन। सपोज आपकी एक्चुअल वैल्यू 5 है, प्रिडिक्टेड 2 है, तो इसकी जगह पे वैल्यू डालो और आपको मिल गया उसकी डिफरेंशिएटेड वैल्यू। ठीक है, सिंपल है, बस कैलकुलेशन करनी है। और चिंता मत करो, आपको डिफरेंशिएशन वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। मतलब
एटलीस्ट उसमें तो नहीं बोला जाता आपको कि इंटरव्यू में कि डिफरेंशिएशन बताओ इसका या ये बताओ। बस पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव निकलता कैसे है, ठीक है? तो डिफरेंशिएशन पढ़ लेना निकलता कैसे है। ये नहीं कि आपको इंटरव्यू में आपको मैथ्स कराने बैठा देंगे, ठीक है? हाँ, बट अगर आपको रिसर्च साइड जाना है, ठीक है? मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में भी 2 साइड होती है ना, डेवलपमेंट साइड, रिसर्च साइड। अगर आपको रिसर्च साइड जाना है, तो नो डाउट आपको पढ़ना पड़ेगा ये सारे मैथमेटिकल फॉर्मूले, ठीक है? अब बाकी इस डेरिवेटिव को यूज़ कैसे करते हैं, आपको ऑलरेडी पता है। देखो, सबसे पहले आप कभी भी आप एमएलपी में कर रहे हो, बैक प्रोपगेशन, 3 चीज़ें निकालते हो मैंने बताया था। लॉस विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट, जो हमें मिल चुका है, लॉस विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट, इस फॉर्मूले से निकलेगा आपका। देन आप लॉस विद रिस्पेक्ट टू वेटेड सम निकालते हो। अब मेन आपको यही चाहिए होता है, ठीक है? उसके बाद वाले तो बाकी सब चेन में रहते हैं, कि अगर आपके पास ये होगा, तो वो वेटेड सम वाला भी निकल जाता है। वेटेड सम वाला होगा, तो वेट्स एंड बायसेस वाला भी निकल जाता है। तो मेन ये वाला है, इसका पता होना चाहिए आपको, ठीक है? बाकी अगर आपने एमएलपी वाली वीडियो देखी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, जो पहली बार देख रहा होगा, वो पक्का कन्फ्यूज़ हो रहा होगा, भाई क्या बोल रहा है ये? ठीक है, अब बात करते हैं इसके यूज़ केस। यूज़ केस कहाँ है इसका? एक तो मैंने बता दिया आपको रिग्रेशन, बट रिग्रेशन में भी कहाँ? रिग्रेशन में भी कहाँ? जहाँ पे जो आपका जो आउटपुट फीचर है, ठीक है? जो आपका आउटपुट फीचर है, वो क्या है? कंटीन्यूअस वैल्यू है। मतलब जैसे आपको एग्ज़ाम्पल दूँ मैं तो हाउस प्रेडिक्शन करना है। हाउस प्रेडिक्शन मतलब आपको इनपुट फीचर है आपके पास, आपको घर का प्राइस प्रेडिक्ट करना है। हाउस प्राइस प्रेडिक्शन बेसिकली। तो लेकिन जो प्राइस होता है, वो देखो डेसिमल में हो सकता है। डेसिमल में ही होता है, मतलब 3.5 लाख, 4.8 लाख, ऐसे आ सकता है ना? तो मतलब कंटीन्यूअस है, डेसिमल में आ रहा है। वहाँ उन वाली प्रॉब्लम्स पे आप एमएसई यूज़ करो, ठीक है? अब प्रॉब्लम क्या है इसके साथ? क्यों हमें एमएई की ज़रूरत पड़ी? जो इसके बाद हम पढ़ेंगे एमएई। वैसे आपने अगर मशीन लर्निंग पढ़ी है, तो आपको पता होगा क्यों ज़रूरत पड़ी। जैसे मैंने इसका नाम में बताया था कि नाम में ही प्रॉब्लम है। मीन स्क्वायर्ड एरर, जो आपका ये स्क्वायर्ड है ना, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पे हम फ़ॉर्मूले के अंदर स्क्वायर कर रहे हैं। देखो, यहाँ पे आप फ़ॉर्मूले में स्क्वायर कर रहे हो। तो अब इससे क्या होगा स्क्वायर करने से? मान लो आपके डेटा में आउटलायर्स हैं। आउटलायर पता है? नॉइज़ है, मतलब कुछ अलग ही टाइप की वैल्यूज़ हैं, जो आपके डेटा से मेल नहीं खाती, बहुत दूर-दूर वैल्यू है। मान लो मतलब कुछ वैल्यूज़ आपकी रेंज कर रही है 1 से 10 तक के बीच में, अगर 90% वैल्यूज़ आपकी 1 से 10 तक की रेंज में आ रही हैं, और कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं 102, 109, तो ये आपके आउटलायर्स हो गए, ठीक है? जैसे आपको पता होगा ऑलरेडी आउटलायर, ठीक है? तो ये हो गया आउटलायर। तो ये आपका एमएससी क्या करता है, सिंस ये स्क्वायर कर रहा है, तो आपका जो अगर ये 102 आ रखा है किसी चीज़ का, सो इस 102 को स्क्वायर कर देगा ये। तो 102 का स्क्वायर यानी बहुत बड़ी टर्म बन जाएगी। तो अब ये मतलब क्या है, आउटलायर्स के लिए बहुत बढ़िया नहीं है। अगर आपके डेटा में आउटलायर्स हैं, तो ये बहुत बढ़िया नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आउटलायर्स के लिए सेंसिटिव है। सेंसिटिव टू आउटलायर, मतलब ये आउटलायर्स को बहुत ही ज़्यादा बड़ा बना देता है, ठीक है? तो इसकी वजह से आपकी एरर ज़्यादा बड़ी बन जाती है, ठीक है? मेक एरर टू बिग, मतलब आप खुद ही देख लो ना, मतलब कुछ एरर्स आपके पास ऐसी आ रही हैं कि 10 माइनस कुछ, 1 10 माइनस दिस, 10 माइनस दिस, अचानक से 10 माइनस 102 2 आ जाएगा, और उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो बहुत बड़ा वो नहीं बन जाएगा आपका लॉस, है ना? तो वही है कि सेंसिटिव होता है आउटलायर्स को लेके, इसलिए एरर्स को बहुत बड़ा बनाता है ये, ठीक है? एरर्स बड़े हो जाएँगे आपके, तो लॉस भी बड़ा हो जाएगा ऑफ कोर्स, लॉस बड़ा हो जाएगा तो फिर कम करने में ऑप्टिमाइज़र की हालत खराब हो जाएगी उसे, ठीक है? सही बात है ना? तो इस वजह से एमएससी के साथ ये दिक्कत है। तो आई होप आपको एमएससी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि है हमारा एमएई, एमएई। अब एमएई की फुल फॉर्म भी आपको पता होगा, मशीन लर्निंग में बताई थी मैंने वैसे। ये है मीन एब्सोल्यूट एरर, ओके? ये है मीन एब्सोल्यूट एरर। फॉर्मूले पे बात कर लेते हैं सबसे पहले तो। फॉर्मूला फॉर्मूला इसका ऐसा कुछ है, लॉस इक्वल टू 1 अपॉन एन, थोड़ा बहुत तो उसी की तरह है, मीन स्क्वायर्ड एरर की तरह। तो एक डिफरेंस होगा बस इसमें, वो स्क्वायर की जगह पे कुछ और हो जाएगा।
समेशन जो आपका चलता ही है i से लेके 1 टू n, सेम उसी की तरह मीन स्क्वायर एरर की तरह, बट इंस्टेड ऑफ स्क्वायर इस बार आप क्या करोगे, मॉड लगाओगे। ठीक है, तो आप लगाओगे वाई आई माइनस वाई आई प्रिडिक्टेड। ठीक है, ये आपका स्क्वायरिंग नहीं होने वाली इस बार आपका नॉर्मल निकलेगा। और हम चाहते हैं कि हमारा नेगेटिव में ना रहे लॉस, इसलिए हमने मॉड का लगा दिया, ताकि कुछ भी अंदर अगर नेगेटिव आ रहा है तो बाहर जाके पॉजिटिव हो जाए वो। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल यहाँ पे देख लो आप। सपोज हमारी एक्चुअल वैल्यूज हैं, ये हमारी एक्चुअल है। ठीक है, ये आप ले लो 3 4 5, सेम वही एग्जांपल लेते हैं। एंड ये हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यूज हैं, आपका 2.5 3.8 एंड 5.5। अब आप लॉस निकालोगे 1/n, यानी n कितनी है, 1 2 3 3 आइटम्स हैं आपके पास 3। अब कर दो भाई एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, तो आपका निकलेगा 3 माइनस 2.5। ठीक है, और मॉड के अंदर रहेंगे, तो इसका तो खैर पॉजिटिव ही आ रहा था, पॉजिटिव का तो पॉजिटिव ही बाहर निकलता है मॉड में, मैथ्स तो पढ़ी होगी इतनी तो। और उसके बाद आपका है 4 माइनस 3.8, देन आपका है 5 माइनस 5.5। ठीक है, अब 5 माइनस 5.5 का आपका नेगेटिव आने वाला है, लेकिन मॉड के बाहर आते ही वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आप लॉस कैलकुलेट करो थोड़ा मैथमेटिकली, तो ये अराउंड आएगा 0.4। अब आप बोलोगे कि भैया ये तो आपने बोला यहाँ पे ज़्यादा लॉस कम आ रहा है, यहाँ पे 0.2 आ रहा है, बल्कि जब हम MA यूज़ कर रहे हैं तो ये 0.4 आ रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे आउटलायर्स नहीं है। अब आप सेम चीज़ आउटलायर्स डाल के देखो और तब कैलकुलेट करना, तब आपको पता चलेगा रियल फ़र्क कि MA कैसे काम करता है। ठीक है, चलो बातों-बातों में मैंने इसका एडवांटेज बता दिया। ठीक है, चलो ये तो हो गई आपके फॉर्मूले की बात और एग्जाम्पल की बात। अब बात करते हैं इसके डेरिवेटिव की, जो कि हमें बैक प्रोपगेशन के टाइम चाहिए होगा। तो डेरिवेटिव आपका होगा, डेरिवेटिव हम रिस्पेक्ट में निकालते हैं आउटपुट के, तो हम निकालेंगे वाई हैट के रिस्पेक्ट पे, तो सेम 1/n तो लगेगा ही आगे, एंड देन हम लगाएंगे यहाँ पे समेशन, यहाँ पे रखेंगे साइन। अब ये साइन क्या चीज़ है बताता हूँ मैं, वाई माइनस वाई प्रिडिक्टेड, तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन होके आया है, डेरिवेटिव निकला है। अब आप बोलोगे ये क्या लगा दिया साइन, साइन मतलब क्या प्लस माइनस है? नहीं, साइन मतलब प्लस माइनस नहीं है। आपका जो ये साइन है, ठीक है, थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है, जो आपका ये साइन है, ये क्या डिनोट कर रहा है आपका, एक फंक्शन को डिनोट कर रहा है जिसको हम बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। ठीक है, मैथमेटिकल फंक्शन है एक सिग्नम फंक्शन। अब ये सिग्नम फंक्शन होता क्या है, इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। बेसिकली साइन के अंदर अगर आप कुछ भी डालोगे, यानी आप अपने सिग्नम सिग्नम फंक्शन के अंदर कुछ भी डालोगे, मान लेते हैं वो वैल्यू x है। ठीक है, ऊपर वाले केस में वो आपकी y माइनस वाई प्रिडिक्टेड है। ठीक है, तो मान लेते हैं y माइनस वाई प्रिडिक्टेड करके आपको कुछ वैल्यू मिली x, x आपकी कुछ भी हो सकती है, -2 1 5 6 कुछ भी। अब ये 3 कंडीशन पे काम करेगा, या तो आपका देखो x क्या हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, या तो आपका जो x है वो 0 के इक्वल हो सकता है, या तो आपका जो x है वो लेस देन 0 हो सकता है, यानी या तो वो पॉजिटिव हो सकता है, या तो वो 0 के इक्वल हो सकता है, या वो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, अब मान लो अगर आपका जो x है, जो भी आपने y माइनस वाई प्रिडिक्टेड करके आया, वो आपका पॉजिटिव निकला, यानी ये x ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन आई, तो आपका आउटपुट निकलेगा 1। आपने y माइनस वाई प्रिडिक्टेड करा और वो वैल्यू आई आपकी 0, आपकी एक्चुअल वैल्यू 5 थी, प्रिडिक्टेड वैल्यू 5 थी, तो 5 माइनस 5 0 आ गया, तो आपका x इक्वल टू 0 आ गया। तो अगर आपका x इक्वल टू 0 आता है तो आउटपुट क्या जाएगा बाहर, 0 ही जाएगा, और अगर लेस देन 0 निकलता है तो आपका जाएगा बाहर -1। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है, 3 आउटपुट है, काम कैसे करेगा? इसके लिए एग्जांपल से बताता हूँ। अभी आपके आगे भी आने वाला है सिग्नम फंक्शन, बट मैं वहाँ नहीं बताऊँगा कि सिग्नम फंक्शन क्या होता है, तो मैं यहीं पे क्लियर कर रहा हूँ कि होते क्या है सिग्नम फंक्शन बेसिकली।
तो मान लेते हैं 3 वैल्यूज़ हैं आपके पास। आपकी एक्चुअल वैल्यूज़ हैं 5, आपके पास 3 डेटा पॉइंट्स हैं 5, 7 और 6। फिर आपके मॉडल ने कुछ प्रिडिक्शन करी, ठीक है? और उन्होंने प्रिडिक्ट करके बताया कि 5 को उसने प्रिडिक्ट किया 3 और 7 को उसने प्रिडिक्ट किया 8, 6 को उसने प्रिडिक्ट किया 6 से प्रिडिक्ट करा, मतलब एक्यूरेट किया ये वाला प्रिडिक्शन। तो आप x निकालोगे सबसे पहले। x आपका क्या है? फॉर्मूले में देखो y माइनस वाई प्रिडिक्टेड, ठीक है? यही तो है आपका। साइन के अंदर क्या है? y माइनस वाई प्रिडिक्टेड। तो y माइनस वाई प्रिडिक्टेड करो। 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 8 माइनस 1, 6 माइनस 6 0। अब यही चीज आप साइन में कर दो। साइन y माइनस वाई प्रिडिक्टेड, ठीक है? 2 है तो 2 बड़ा है या छोटा है या इक्वल टू 0 है? ऑफ कोर्स 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा होता है तो क्या देता है आउटपुट? 1। लेस देन 0 होता है तो -1। अगर यहाँ पे -3 भी होता ना, आउटपुट में -1 रहेगा, ठीक है? आउटपुट आपके यही 3 हो सकते हैं, या तो 1 हो सकता है या 0 हो सकता है या -1 हो सकता है, ठीक है? और ये 0 है तो 0 का तो 0 ही देता है आपका साइन। तो ये 3 आउटपुट निकले आपके, ठीक है? अब कैसे कैलकुलेट करेगा ये? अब फॉर्मूला लगा दो अपना डेरिवेटिव वाला। उसका फॉर्मूला क्या है? 1/n। ऊपर जाओ, ये है आपका 1/n, ठीक है? 1/n आपके पास कितने हैं? 1 2 3 आइटम्स थे, तो 1/3 कर दिया, ठीक है? उसका उसने बोला समेशन ऑफ दिस साइन y माइनस वाई प्रिडिक्टेड। साइन माइनस वाई प्रिडिक्टेड। साइन y माइनस वाई प्रिडिक्टेड क्या है? ये तीनों वैल्यूज आपकी, ठीक है? ये तीनों वैल्यूज, तो इनका आपको समेशन करना है। तो कर दो भाई समेशन। 1 प्लस -1 प्लस 0 कैलकुलेट करोगे, ओवरऑल कितना आ रहा है? 0। तो आपका 0 आया है डेरिवेटिव, ठीक है? इजी था। ओके, तो ऐसे आप साइन का यूज करते हो, सॉरी बेसिकली सिग्नम फंक्शन का। तो साइन को प्लस माइनस से मत करना, ठीक है? मतलब एटलीस्ट मतलब तो उसका वैसे ही है, एक तरह से देखा जाए कि 1 मतलब पॉजिटिव रहेगा, बट उसका मतलब है कि मतलब डायरेक्टली आप ऐसे नहीं समझ सकते कि वो साइन का मतलब प्लस माइनस है। वो एक कहीं से आ रहा है, वो उसका मतलब है सिग्नम फंक्शन। और सिग्नम फंक्शन कैसे काम करता है मैंने बता दिया आपको। मतलब इनडायरेक्टली देखा जाए तो वही है, प्लस माइनस ही है वो, बट होता है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन। अब यूज केस देखो, देखो ये भी रिग्रेशन के लिए यूज होने वाला है, ये तो मैंने बता दिया, ठीक है? बट रिग्रेशन में कैसे कि ये आउटलायर्स के लिए रोबस्ट है, रोबस्ट टू आउटलायर्स। मतलब इस पे आउटलायर्स का इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है? तो क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वो आपकी स्क्वायर टर्म हट चुकी है। वो स्क्वायर टर्म ही तो दिक्कत दे रही थी, वो आउटलायर्स को बहुत बड़ा बना दे रही थी। अब ये सिंस ये इसमें कुछ स्क्वायर वगैरह है नहीं, तो आउटलायर्स आपके इतने बड़े बनेंगे नहीं। आउटलायर्स इतने बड़े बन नहीं रहे, तो आपके मॉडल में ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है? तो आपका मॉडल मतलब अपनी सही पेस पे काम कर पाएगा। सही टाइम पे, मतलब सही पेस पे आपको ऑप्टिमाइज़र काम करके लॉस को उतनी ही तेज़ी से आपका ऑप्टिमाइज़ कर पाएगा, क्योंकि आपके एरर्स बड़े नहीं हो रहे हैं, ठीक है? तो ये इसका फ़ायदा है कि अगर आपको एमएसई में दिक्कत आ रही है, आपके डेटा में बहुत सारे आउटलायर्स हैं, तो आप एमएई की तरफ जाओगे, ठीक है? बट अब देखो यूज़ केस है तो प्रॉब्लम भी होगी। प्रॉब्लम है इसके साथ एक। प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि अब ध्यान से सुनना इसका मतलब क्या होता है। पहले मैं लिख लेता हूँ। ग्रेडियंट इज़ नॉट स्मूथ स्मूथ एट y इक्वल टू y प्रिडिक्टेड। अब इसका मतलब क्या है? मतलब इस स्मूथ का मतलब क्या है? ठीक है? इसका मतलब ये है, मीन्स कि जो आपका लॉस फंक्शन है, जो आपका लॉस फंक्शन है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट y इक्वल टू y प्रिडिक्टेड। मतलब जब जब आपकी ये वाली कंडीशन आ रही है कि आपकी एक्चुअल वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू बराबर आ रही है, वहां वहां पे आप अपने लॉस फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। वहां वहां पे आपके लॉस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते।
और बैक प्रोपगेशन में तो डिफरेंशिएशन ही सब कुछ है, ठीक है? डिफरेंशिएशन ही सब कुछ है। तो इसकी वजह से क्या होता है आपको इश्यू कि ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, टाइम लेती है। ऑप्टिमाइजेशन टेक्स टाइम। ऑप्टिमाइजेशन टेक्स टाइम और ऑप्टिमाइजेशन टाइम ले रही है तो कन्वर्जेंस स्लो होगा। कन्वर्जेंस तो पता होगा यार, ग्रेडियंट डिसेंट ने बताया था कि ग्लोबल मिनिमम में आने में उसे टाइम लगेगा, जहाँ पे आपका मॉडल एकदम बोला जाता है कि अच्छा बन जाता है, मॉडल की परफॉर्मेंस हाई जाती है ग्लोबल मिनिमा पे, मतलब जहाँ लॉस आपका सबसे कम किया जाएगा, ठीक है? तो मतलब लॉस को गिराने में बहुत टाइम लग जाता है, कन्वर्जेंस में टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। तो भाई ठीक कैसे करें? और क्या ये कन्वर्जेंस वाली प्रॉब्लम आपकी उसमें भी है, आपके एमएससी में? नहीं, एमएससी में ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बोलूँ, एमएससी डोंट हैव दिस प्रॉब्लम, डोंट हैव दिस प्रॉब्लम। एमएससी में नहीं है प्रॉब्लम। आई थिंक मैंने पूरा बता रखा है एकदम इन डिटेल। आप उधर एमएल वाली वीडियो में जाओगे, वहाँ पे मैंने जब एमएससी एमएई बताया था, वहाँ पे मैंने इन डिटेल बताया था ये कैसे ग्रेडियंट वगैरह काम करते हैं, ठीक है? तो अभी के लिए बस इतना समझ लो कि मतलब ऑप्टिमाइजेशन के टाइम दिक्कत देता है आपका एमएई, अगर ये वाली कंडीशन हो रही है, जब आपकी एक्चुअल वैल्यू प्रेडिक्टेड वैल्यू के बराबर आ रही है, तभी तब आप वो आउटपुट क्या देता है, ज़ीरो देता है आउटपुट, ठीक है? उस वजह से दिक्कत आती है। लेकिन एमएससी में नहीं होती है प्रॉब्लम। आपकी जो डिफरेंशिएशन ऑप्टिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम है ना, ये एमएससी में नहीं होती। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे आप क्या टेक ले सकते हो कि देखो, एमएससी में आपकी डिफरेंशिएशन वाली प्रॉब्लम नहीं है, बट आउटलायर वाली प्रॉब्लम है, ठीक है? एमएई में आपकी आउटलायर वाली प्रॉब्लम नहीं है, बट डिफरेंशिएशन वाली प्रॉब्लम है। तो क्यों ना एक बीच का रास्ता निकाला जाए, और वो उस बीच के रास्ते को हम बोलते हैं अपना ह्यूबर लॉस, ठीक है? तो आई थिंक नया पेज ही है। हाँ, तो यहाँ पे हम आते हैं अपने थर्ड लॉस फंक्शन पे, जिसका नाम है ह्यूबर, ओके, ह्यूबर लॉस, ठीक है? ये वही बीच का रास्ता है जो मैंने अभी बताया आपको। ये क्या है, एक तरह से ये एक तरह से कॉम्बिनेशन है, किसका? कॉम्बिनेशन है आपका एमएससी का एंड एमएई का। दोनों को अगर मिला के आप दोगे, एमएससी और एमएई को, तो आपको ह्यूबर लॉस मिलता है। तो इसमें करता कैसे कि जो इसमें जब भी आपके पास स्मॉल एरर्स आ रही हैं, ठीक है? तो उनको आप टारगेट करता है आपका एमएससी, ठीक है? जब भी स्मॉल एरर्स आ रही है उसको एमएससी टारगेट करेगा। जब भी बड़ी एरर आ रही है उनको एमएई टारगेट करेगा। तो बड़ी एरर कब आएगी? बेसिकली आपकी बड़ी एरर्स कब आती है? जब आपके आउटलायर्स होते हैं, और आउटलायर्स हैंडल करने के लिए आपका एमएई बेस्ट है। और जो आपकी स्मॉल एरर्स आ रही हैं, मतलब आपका डिफरेंशिएशन वाली प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ज़ीरो के करीब आएगा। जितनी स्मॉल होगी मतलब उतना ज़ीरो के करीब आएगा। अब हमें डिफरेंशिएशन वाली प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आपका एमएससी हैंडल करेगा। तो एक तीर से दो शिकार हो गए हमारे, ठीक है? तो वही है, एमएससी आपकी स्मॉल एरर्स को टारगेट करता है, एमएई आपकी लार्ज एरर को। तो इससे आपके आउटलायर भी हैंडल हो जाते हैं, आपको डिफरेंशिएशन वाली प्रॉब्लम भी नहीं आती, ठीक है? अब इसके पास अपना एक अस्त्र है, एक तरह से उसे बोल सकते हैं, पैरामीटर है। उस पैरामीटर को आप बोलते हो डेल्टा। इसका खुद का एक पैरामीटर है जिसको आप बोलते हो डेल्टा। अब डेल्टा का मैथमेटिकल साइन तो पता ही होगा, ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है? तो मैं इस साइन को यूज़ करने वाला हूँ। सबसे पहले फॉर्मूला देखो, अब दो चीज़ें यूज़ हो रही तो उसके फॉर्मूले भी दो हैं, ठीक है? अब लॉस इक्वल टू, फॉर्मूले इसके दो रहेंगे दो कंडीशन पे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ। पहला इसका फॉर्मूला है 1/2 y माइनस y प्रिडिक्टेड का स्क्वायर। मतलब समझ गए होगे, एमएससी वाला फॉर्मूला है क्योंकि स्क्वायर लग रहा है, ठीक है? ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा? जब आप अपना y माइनस y प्रिडिक्टेड निकालोगे, ठीक है? और ये लेस देन आपका डेल्टा के बराबर निकलेगा। अब आपने डेल्टा ना आप अपने हिसाब से चूज करोगे, ठीक है? ये डेल्टा आपको खुद ढूंढना है अपने मॉडल के हिसाब से परफेक्टली, ठीक है? या आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, आप ट्यूनिंग वगैरह करो और निकालो डेल्टा। तो अगर आप अपना एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू के बीच का डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस, मतलब आपको नेगेटिव में नहीं देना, पॉजिटिव में ही, अगर वो डेल्टा से छोटा आ रहा है,
अगर वो डेल्टा से छोटा आ रहा है, और डेल्टा से छोटा आ रहा है मतलब वो स्मॉल एरर है। डेल्टा से छोटा आ रहा है यानी स्मॉल एरर है, और स्मॉल एरर को कौन टारगेट करता है? आपका एमएससी। ठीक है? तो हम ये वाला फ़ॉर्मूला यूज़ कर देंगे। लेकिन वहीं अगर आपका ये y माइनस वाई प्रेडिक्टेड आपके डेल्टा से बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब आपका जो एरर है वो बड़ा है, और बड़े के लिए एमएई चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि वो आउटलायर हो सकता है ना, और हमें आउटलायर भी हैंडल करना है। तो उसके लिए आप फ़ॉर्मूला लगाओगे ये डेल्टा y माइनस वाई प्रेडिक्टेड। ठीक है? आपका वाला यूज़ हो गया, एमएई वाला फ़ॉर्मूला का थोड़ा पार्ट। ठीक है? माइनस 1/2 डेल्टा। ठीक है? तो ये वाला फ़ॉर्मूला लगाओगे। देख लो यहाँ पे थोड़ा-सा पार्ट एमएई का यूज़ हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा पार्ट एमएससी का यूज़ हो रहा है। तो मतलब दोनों यूज़ हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, और उनकी कंडीशन ये है कि अगर इससे छोटा है तो एमएससी वाला यूज़ करो, इससे बड़ा है तो एमएई वाला यूज़ करो। ठीक है? एग्ज़ाम्पल देना तो एग्ज़ाम्पल देते हैं एक। सपोज़ आपने ट्यूनिंग वगैरह करी और आपको मिला कि हमारे डेल्टा की वैल्यू होनी चाहिए 1। ठीक है? अ, एक्चुअल वैल्यू, मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, वो 3 वाला नहीं ले रहा मैं। एक्चुअल वैल्यू मान लो आपकी है 3, और प्रेडिक्टेड वैल्यू आपकी आई है 1। आपके मॉडल ने प्रेडिक्ट करके ये बताया, लेकिन एक्चुअली में 3 है, और आपने डेल्टा ढूँढ लिया अपने के लिए 1। बस यूज़ करो। पहले आप ये देखो कौन सी कंडीशन में जाएगा, तो आप ये करो 5 माइनस वाई प्रेडिक्टेड। तो ये करोगे आप तो 3 माइनस 1, तो ये आएगा 2। ठीक है? अब 2 क्या है, बड़ा है, ये छोटा है डेल्टा से। ठीक है? अब 2 आप देख सकते हो बड़ा है, तो मतलब सेकंड कंडीशन आपकी फुलफिल की जा रही है। तो हम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सिंस 2 इज़ ग्रेटर देन डेल्टा, तो आप दूसरा वाला फ़ॉर्मूला लगाओगे। अब दूसरा वाला फ़ॉर्मूला कैसा है आपका? डेल्टा इंटू, डेल्टा आपका है 1, तो ये क्या फ़ॉर्मूला है? डेल्टा इंटू वाई माइनस वाई प्रेडिक्टेड। सो 1 इंटू वाई माइनस वाई प्रेडिक्टेड, यानी आपने निकाल दिया ऑलरेडी, ये 2 है। 1 इंटू 2, देन है यहाँ पे माइनस 1/2 इंटू डेल्टा। ये है माइनस 1/2 इंटू डेल्टा, आपका है 1। ठीक है? थोड़ा नीचे चल लेते हैं। ये आपका आएगा 2, ये आपका आएगा 0.5। कैलकुलेट करोगे आपका लॉस, तो ये आपका आएगा 1.5। मिल गया आपको लॉस। ऐसे लॉस निकालोगे आप ह्यूबर लॉस के केस में। ठीक है? समझ आ गया? तो वही अगर आपका लेस देन डेल्टा निकलता तो आप ऊपर वाला फ़ॉर्मूला लगाते। ठीक है? चलो, तो अब हम डेरिवेटिव देख लेते हैं। अब मैं वापस बता रहा हूँ, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है फ़ॉर्मूले, बस समझ लो। ख़ासकर अगर आप डेवलपमेंट साइड जाना चाहते हो, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के, तो इतना कोई नहीं पूछने वाला आपसे फ़ॉर्मूले। हाँ, बस पता होना चाहिए कि काम कैसे कर रहे हैं बस। ठीक है? तो अब देखो, फ़ॉर्मूले 2 निकले हैं लॉस के, क्योंकि 2 कंडीशन निकले ना लॉस के फ़ॉर्मूले, तो आपके डेरिवेटिव भी 2 निकलेंगे डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। तो डीएल बाय डी वाई प्रेडिक्टेड। तो अगर आप ऊपर वाला फ़ॉर्मूला यूज़ कर रहे हो तो ऊपर वाला डेरिवेटिव यूज़ करोगे, नीचे वाला फ़ॉर्मूला यूज़ करो तो नीचे वाला डेरिवेटिव यूज़ करोगे। ठीक है? तो अगर आप ऊपर वाला फ़ॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, मतलब आपके जब कंडीशन क्या है, इफ़ y माइनस y प्रेडिक्टेड इज़ लेस देन इक्वल टू डेल्टा, मतलब वो एमएससी वाला। ठीक है? तो एमएससी वाला है तो आपका जो डेरिवेटिव आएगा वो ये आएगा, y माइनस y प्रेडिक्टेड। सिंपल सा डेरिवेटिव है। ठीक है? वहीं अगर आप एमएई वाला जा रहे हो, तो ग्रेटर देन डेल्टा, तो आपका जो वो निकलेगा डेरिवेटिव, वो निकलेगा डेल्टा इंटू साइन, ये साइन सिग्नम वाला है। ठीक है? वाई वाई माइनस वाई प्रेडिक्टेड। ठीक है? सिग्नम हमने पढ़ा भी तो एमई के अंदर ही था, तो ये वहीं से इंस्पायर्ड होके आया है, बस शुरुआत में डेल्टा लग गया है। ठीक है? तो ये वाला आपके टारगेट करता है एमएससी को, ये वाला टारगेट करता है आपका एमएई को। ठीक है? तो अगर आप मान लो ऊपर वाली कंडीशन में, जैसे हमने एग्जांपल में देखा, हम कौन सा यूज़ कर रहे थे? सेकंड वाला फार्मूला यूज़ कर रहे थे, तो वहाँ पे आप डेरिवेटिव के केस में भी ये सेकंड वाला डेरिवेटिव यूज़ करोगे। समझ गए? तो ये आपके दोनों डेरिवेटिव हैं। बाकी यूज़ देख लेते हैं अब। यूज़ तो क्या ही है इसका, रिग्रेशन में ही होगा, तो मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में ही। दूसरा ये है कि रोबस्ट टू आउटलायर है, क्योंकि आउटलायर्स को हैंडल कर रहा है ये।
आउटलायर को कैसे हैंडल कर रहा है? आपके एमएई की मदद से, क्योंकि दोनों कंबाइन है ना इसमें, एमएससी एमई। तो एमएई तो हैंडल कर लेगा आपके आउटलायर्स को, बाकी इसके साथ वो डिफरेंशिएशन वाली एरर भी नहीं आएगी। तो ये डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल एट y इक्वल टू y प्रिडिक्टेड। तो आपकी जो एमएई में प्रॉब्लम आ रही थी वो भी सॉल्व हो गई, एमएससी में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो भी सॉल्व हो गई। तो हो गया ना, एक तीर से दो शिकार। अब प्रॉब्लम क्या है कि मतलब ऑल्दो इतना अच्छा है ये, दोनों प्रॉब्लम्स को भी हैंडल कर रहा है इजीली, तब भी ज़्यादा इसका यूज़ नहीं किया जाता। ज़्यादा लोग एमएससी एमएई को प्रेफर करते हैं। क्यों? रीज़न ये, या तो देखो वो लोग ना पहले आउटलायर्स को हटा देते हैं, तो जब आउटलायर्स हट गए हैं तो लोग एमएससी को यूज़ कर लेंगे ना, सिंपल सी बात है। फिर भी अगर आपके पास, आप बहुत बिजी लोग हो, आउटलायर्स नहीं हटा सकते, तो आपको ह्यूबर लॉस में क्या प्रॉब्लम आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि जो आपको ये डेल्टा है ना, ये डेल्टा ढूंढने में दिक्कत आएगी। आपके डेटा के हिसाब से इस डेल्टा को ढूंढना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से इस डेल्टा को ढूंढना भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सो आपकी जो ये ट्यूनिंग है, ट्यूनिंग ऑफ फाइंडिंग बेस्ट डेल्टा वैल्यू, आपको ये बेस्ट डेल्टा वैल्यू ढूंढने में बहुत दिक्कत आ सकती है। और अगर अगर आपने ये सही से नहीं ढूंढी डेल्टा की वैल्यू, आपने गलत ढूंढ दी, तो फिर फायदा ही नहीं है कुछ, क्योंकि डेल्टा पे ही आपका सब कुछ टिका हुआ है। अगर डेल्टा की वैल्यू बेकार है, आपने अच्छे से नहीं ढूंढ पाया उसे, तो यूज करने का फायदा नहीं है ह्यूबर लॉस को। आपका वैसे ही सब कुछ ह्यूबर लॉस कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, कुछ फायदा नहीं है ह्यूबर लॉस को यूज करने का। तो इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं कि हम आउटलायर्स हटा दें पहले, और उसके बाद एमएससी के साथ ही चल लें। ठीक है, क्योंकि एमएससी के साथ एक ही तो प्रॉब्लम है कि आउटलायर्स के साथ दिक्कत है। तो आप आउटलायर्स मैन्युअली हटा लो, उसके बाद एमएससी यूज कर लो। तो लोग वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं रेदर देन कि वो इस डेल्टा को ढूंढते रहें। तो इसलिए आपको दिखेगा भी कि अब कोई भी रिग्रेशन की प्रॉब्लम्स हो, तो लोग एमएससी को ऑप्ट करते हैं, सिवाय ह्यूबर लॉस के। ऑल्दो आपका ह्यूबर लॉस ज़्यादा बेटर है, बट वही है कि इसके डेल्टा को ढूंढना ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, अपने में सर दर्द हो जाता है। ठीक है, तो यही था आपके, ये आपके 3 लॉस फंक्शन हो गए आपके, मैंने डेरिवेटिव कवर कर लिए, यूज़ केस प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके टाइप्स। तो हमने एमएससी कवर कर लिया, एमएई कवर कर लिया, ह्यूबर लॉस कवर कर लिए। अब चलते हैं अपने क्लासिफिकेशन वाले लॉस फंक्शंस पे। बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। और ऊपर से मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट कौन सा सबसे ज़्यादा आपका, ये 5th वाला कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। बट शुरुआत में हम बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी से शुरुआत करते हैं। तो एक नई स्लाइड मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, ह्यूबर लॉस, और यहाँ पे बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। तो ये 4th वाली आई थिंक, यहाँ पे लिख देते हैं बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। ठीक है, अब बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी समझ लो। वैसे आपने अगर एमएलपी वाली वीडियो देखी है, तो आपको ऑलरेडी पता होगा ये क्या है, कैसा है, सब कुछ। ठीक है, तो शुरुआत में बात करते हैं फॉर्मूले की। फॉर्मूला, अब ध्यान से देखना यहाँ, लॉस इक्वल टू -1/n समेशन y log y predicted, ओके, प्लस 1 - y log 1 - y predicted। ओके, अब आप बोलोगे भाई ये थोड़ा सा तो अलग लग रहा है, जो आपने एमएलपी में बताया था उससे तो थोड़ा क्या, थोड़ा सा ज़्यादा ही अलग लग रहा है। क्यों? ये इसलिए है क्योंकि जो मैंने आपको एमएलपी के अंदर एग्जांपल बताया था, क्योंकि मैं वीडियो को शॉर्ट रखना चाहता था, बल्कि वो शॉर्ट रख के भी 2 घंटे 3 घंटे करीब पहुँच गई थी। उसमें क्या था, मैंने बस एक डेटा पॉइंट लिया था, मतलब आपकी सिर्फ एक रो डेटा की। तो अगर आपकी एक रो होगी, तो आपका जो ये n है वो 1 होगा। तो अगर ये 1 होगा, तो आपका समेशन कुछ होगा नहीं, तो सिर्फ -y log y प्रेडिक्टेड प्लस ये सब बन रहा था। तो वो n की वजह से हुआ था। ठीक है, अगर आप n की जगह पे यहाँ 1 डालो, आपको वही वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, एमएलपी वाला। ठीक है, तो यही है फॉर्मूला, तो यही है। बाकी एग्जाम्पल तो यार मैंने इतना बड़ा एग्जाम्पल ही दे दिया एमएलपी वाली वीडियो में। तो अगर आपने एमएलपी वाली वीडियो देखी है,
तो एग्ज़ाम्पल का क्या करोगे यार? ठीक है? तो हम इसका एग्ज़ाम्पल स्किप कर रहे हैं। आप एमएलपी वाली वीडियो में जाओ और वहाँ देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे काम करता है। आपको सारे लॉस फ़ंक्शन समझ आ जाएँगे वहाँ जाके तो एक बार। तो एमएलपी वाली वीडियो देख के आना। बाकी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव भी वैसे मैंने कवर करा हुआ है वहाँ पे। ठीक है? डेरिवेटिव भी कवर किया गया है वहाँ पे। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए आपका ऐसा होगा dl बाय dy प्रेडिक्टेड, ओके? तो dl बाय dy प्रेडिक्टेड आपका निकलेगा y प्रेडिक्टेड माइनस y, ओके? y प्रेडिक्टेड 1 माइनस y प्रेडिक्टेड। तो ये आपका डेरिवेटिव है वहाँ, आपके लॉस फंक्शन का। ठीक है? तो ये आपके लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव है। अगर आपको डिराइव करोगे अपने ऊपर वाले को, इसको आप अगर डिफरेंशिएशन करोगे इस फॉर्मूले का, तो आपका डेरिवेटिव ऐसा कुछ निकलेगा। ठीक है? ये भी मैंने एमएलपी वाली वीडियो में सारा इन डिटेल कवर कर रखा है। तो इसको थोड़ा जल्दी-जल्दी खत्म करते हैं, बाइनरी वाले में कुछ है नहीं खास। अब इसका यूज़ केस क्या है कि ये बाइनरी क्लासिफिकेशन कर सकता है, बाइनरी क्लासिफिकेशन कर सकता है। ठीक है? नाम से पता चल रहा है बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, तो ये सिर्फ बाइनरी क्लासिफिकेशन कर सकता है। जैसे आपका हो गया स्पैम क्लासिफायर, कि मतलब अगर आपके पास कोई मेल आया है, आपको बताना है कि वो स्पैम है या नहीं है। मतलब 2 ही आंसर हो सकते हैं, या तो है या तो नहीं है। वैसे ही टाइटैनिक वाला हो गया कि आपको बताना है कि वो पर्सन सर्वाइव किया या नहीं किया, या तो हाँ या तो ना। ठीक है? तो 2 आपकी जब कैटेगरी हो, आप बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी के साथ जाओगे, नो डाउट। बट जो इसकी प्रॉब्लम है, वो भी यही है। प्रॉब्लम भी इसकी यही है कि ये सिर्फ बाइनरी क्लासिफिकेशन कर सकता है, ओनली बाइनरी। अब बाइनरी क्लासिफिकेशन से तो हमारा काम नहीं बनेगा ना। मतलब आप सिंपल डेटा सेट में ले लो, अगर हमारे पास आइरिस डेटा सेट है, आइरिस डेटा सेट के अंदर 3 क्लासेस हैं, सेटोसा, वर्सिकल और वर्जिनिका। तो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। आपका ये वाला लॉस फंक्शन उस प्रॉब्लम पे नहीं अप्लाई हो सकता। हर बार तो आपके पास बाइनरी क्लासिफिकेशन नहीं होने वाली, आपको मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन भी करनी पड़ सकती है। तो वही इसकी प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है? उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा अगला लॉस फंक्शन आता है, जो आज तक यूज़ किया जाता है। जो आपके आज के भी जीपीटी मॉडल्स मिलेंगे, उनमें भी वही लॉस फंक्शन यूज़ किया जाता है। ठीक है? तो नया पेज खोलते हैं, नई शुरुआत, और यहाँ पे मैं 5th डालता हूँ। इसका नाम है आपका कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। ठीक है? तो ये आपकी हो गई कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। तो बात करते हैं पहले इसके फॉर्मूला से। ठीक है? फॉर्मूला इसका ऐसा कुछ दिखता है, L इक्वल टू माइनस, माइनस बाहर रहेगा, समेशन ऑफ y log y प्रेडिक्टेड। बहुत सिंपल फॉर्मूला है इसका, मतलब बाइनरी वाले से भी सिंपल है, देख ही सकते हो कितना सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। अब आप बोलोगे भाई हमें ऐसे तो समझ नहीं आ रहा, एग्जाम्पल से बताओ। बाइनरी वाले में तो छोड़ दिया, इसमें मत छोड़ना। चलो एग्जाम्पल से बताते हैं कि मान लो आपके पास 3 क्लासेस की प्रॉब्लम है। ठीक है? मतलब आपके जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, 3 क्लासेस है इसमें। ठीक है? तो आपके जो एक्चुअल वैल्यूज आई हैं, वो है आपकी 1 0 0। ठीक है? अब आपके मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है, 1 को उसने प्रिडिक्ट किया 0.8, इन वाले 0 को इसने 0.1 प्रिडिक्ट किया है, इस वाले 0 को 0.1, 0.1, इसको भी 0.1। ठीक है? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। ठीक है? आपको प्रिडिक्ट करना है कि लॉस कितना आ रहा है। अब लॉस निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दो भाई, लॉस इक्वल टू माइनस, समेशन बोला मैंने, माइनस बाहर होकर समेशन y log y प्रिडिक्टेड। ठीक है? तो y log y यानी 1 log y प्रिडिक्टेड यानी 0.8 प्लस 0 log 0.1 प्लस 0 log 0.1।
यही हो रहा है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब देखो ये वाले 2 टर्म्स तो आपके 0 बन जाएंगे, तो बाहर क्या आएगा आपका माइनस लॉग 0.8। अब आप इसको कैलकुलेट करो, ये आएगा आपका 0.223। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब आपके ऑप्टिमाइजर को इस लॉस को कम करते रहना। ठीक है, सिंपल था, ज़्यादा टफ था नहीं। अब इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा, डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ऐसे निकलेगा dl बाय dy प्रिडिक्टेड, आउटपुट के रिस्पेक्ट में निकालोगे आप, सिंपल सा है, माइनस वाई अपॉन वाई प्रिडिक्टेड, बस ये है इसका डेरिवेटिव। बहुत इजी है, इजी है बट अच्छी परफॉर्मेंस देता है आपका ये वाला लॉस फंक्शन। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा इसका तो याद कर लेना यार, इसका तो हर कोई याद कर लेना डेरिवेटिव, इसमें तो आई थिंक ज़्यादा कुछ है भी नहीं इतना। और बाकी इसका यूज़ केस ये पूछा जा सकता है मे बी इंटरव्यू में, ये तो हर किसी से पूछा जा सकता है मे बी, क्योंकि कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा। यूज़ क्या है इसका, बता दिया वैसे मैंने ऑलरेडी, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कर सकता है ये, जो कि आपका बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी नहीं कर पा रहा था, ये कर सकता है। ठीक है, ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कर सकता है आपका। मान लो आपको वही मैंने आइरिस वाला डेटा सेट बताया, उसमें 3 क्लासेस होती हैं। हाँ, अगर आपके पास 3 क्लासेस वाले, 4 क्लासेस वाले, 6, 10, 15 जितने क्लासेस वाले प्रॉब्लम है, आप ये यूज़ करोगे कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। ठीक है, तो जो आपके जो आजकल के ट्रांसफॉर्मर्स यूज़ हो रहे हैं, जो मैंने आपको बताया GPT-1, GPT-2, GPT-3, आपके चैट जीपीटी के अंदर आते हैं ना वर्जन, उनमें भी आपका यही यूज़ किया जाता है अगला वर्ड प्रेडिक्ट करने के लिए। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम भी नहीं कहेंगे हम एक तरह से इसे, बट ये मेमोरी एफिशिएंट नहीं है। अब मैं बताता हूँ हाँ, मैं पूरा बताता हूँ क्या चीज़ है ये। अब इसको आप प्रॉब्लम के अंदर भी मत डालना एक तरह से, नॉट मेमोरी एफिशिएंट, इसको एक तरह से कंपैरिजन में डाल सकते हो। कंपैरिजन में किसके, जो आपकी 6th लॉस फंक्शन है, स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल के लिए प्रॉब्लम के अंदर डाल रहा हूँ, बट आपको धीरे-धीरे पता चल जाएगा क्यों डाल रहे हैं हम इसे। मेमोरी एफिशिएंट क्यों नहीं है, पहले मैं रीज़न बताता हूँ, व्हाई, ड्यू टू वेक्टर्स। वेक्टर्स में भी अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो वन हॉट एनकोडेड वेक्टर्स। अब ये क्या चीज़ है भाई, अब देखो सपोज मेरी कोई एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, मेरे पास एक डेटा है मान लो, मतलब मेरा आउटपुट 3 में से कुछ हो सकता है, या तो हो सकता है वो आइरिस सेटोसा हो सकता है, या वो वर्सी कलर हो सकता है, ठीक है, या फिर वो हो सकता है वर्जिनिका। ठीक है, मान लो जो मेरा एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू मेरा सेटोसा है। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू सेटोसा है, तो मेरा एक्चुअल वैल्यू कैसे दिखेगा, ऐसे, वो इसे वन हॉट एनकोडेड कर देता है। ठीक है, तो मान लो आपका जो मॉडल है वो वन हॉट एनकोडिंग का यूज कर रहा है, तो एक्चुअल वैल्यू सेट हो सेट, तो वो इसे कैसे लिखेगा, वेक्टर्स के फॉर्म में 1 0 0। ओके, तो मतलब 1 आपका सेटोसा में है, बाकी वो वर्सिकलर नहीं है तो 0, वर्जिनिका भी नहीं है तो 0, तो आपका वेक्टर्स फॉर्म हो रहे हैं, वन हॉट एनकोडेड वेक्टर्स फॉर्म हो रहे हैं। अब ये वन हॉट एनकोडेड वेक्टर्स आपके मेमोरी एफिशिएंट नहीं होते, आपके मेमोरी एफिशिएंट नहीं होते आपके वन हॉट एनकोडेड वेक्टर्स। ठीक है, ये मेमोरी एफिशिएंट नहीं है, इसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है आपको। ठीक है, तो फिक्स कैसे कर सकते हो आप इन्हें, फिक्स करने के लिए आपको आया है स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसे, 6th आपका स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। अब देखो दोनों अपनी जगह वैसे बेस्ट है, मैं बोलूँगा, मैं अभी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि स्पार्स आपका क्रॉस वाले से बेटर है, वरना आजकल के मॉडल्स में हम स्पार्स यूज़ नहीं कर रहे होते। डिपेंडिंग करता है कि आपके सिचुएशन क्या है उस समय, आपका सिनेरियो क्या है उस समय, अभी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको 2 सिनेरियो देता हूँ, ठीक है, आपके पास 2 सिनेरियोज़ हैं।
तो सिनेरियो, बाकी फार्मूला वगैरह में ज़्यादा फ़र्क है नहीं, तो मैं फार्मूले के अंदर जा नहीं रहा, बस अंतर समझ लो कि कब कौन सा यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास सिनेरियो ये है, मैं वही ले रहा हूँ, आइरिस वाला डेटा सेट, ठीक है। आइरिस वाले डेटा सेट के साथ जाएंगे हम अपने, क्योंकि सब जानते हैं उसको। तो मान लो मेरी एक्चुअल वैल्यू आ रही है सेटोसा, ठीक है। ये आपका यूनिवर्सल है कि एक्चुअल वैल्यू सेटोसा आ रही है, तो उसे आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, रिप्रेजेंटेशन पे बात है पूरी, ठीक है। सबसे पहला आपने वेक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, दूसरा दूसरा आपने रिप्रेजेंट किया है इंडिसेस के फॉर्म में। अब ये क्या चीज़ है, बेसिकली वेक्टर्स के फॉर्म में आपने कैसे रिप्रेजेंट किया, जो मैंने आपको बता दिया, आपने ऐसे करके बताया 1,0,0, ठीक है। आपने क्या बता दिया, 1 हॉट एनकोडेड वेक्टर्स के फॉर्म में, मतलब एक तरह से आपने 1 हॉट एनकोडिंग लगा दिया। 1 हॉट एनकोडिंग पता है, फीचर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे देख के आओ, समझ जाओगे। तो आपने 1 हॉट एनकोडिंग लगा दिया। अब इंडिसेस क्या है, इंडिसेस के केस में क्या होगा, आपने एक नंबर दे दिया हर आपके लेबल को, आपने ये बोल दिया कि आप 0 से सेटोसा को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ओके, 1 से आप वर्सी कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और 2 से आप वर्जिनिका को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। अब कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा ये, 0 से, क्यों, क्योंकि आपका एक्चुअल वैल्यू सेटोसा है, तो आप यहाँ पे देखो आपको वेक्टर बन रहे हैं, बट यहाँ पे आपका सिंपल एक नंबर आ रहा है, इंडिविजुअल नंबर, इंडिसेस कहते हैं जिन्हें आप, इंडेक्स बोल लो, तो ये आ गया 0, बट बता तो दोनों सेम ही चीज रहे ना, ये वाला भी आपका सेटोसा बता रहा है, ये भी आपका सेटोसा बता रहा है, और ये कौन सी टाइप की एनकोडिंग है, ये आपकी है लेबल एनकोडिंग, इसको भी आपको पता होगा। तो वही है जब आपका जो डेटा है वो लेबल एनकोडेड हो रखा है, तो आप यूज करोगे स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है। आपके डेटा में जब लेबल एनकोडिंग की गई है, तो आप इस वाले लॉस फंक्शन को यूज करोगे, क्योंकि ये बेटर परफॉर्म करेंगे, ये ज्यादा मेमोरी एफिशिएंट है, ठीक है। बट अगर आपके डेटा में 1 हॉट एनकोडिंग की लेबलिंग की गई है, तो आप यूज करोगे कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है। ऑल्दो ये कम मेमोरी एफिशिएंट है, बट ये परफॉर्म अच्छा करेगी, ठीक है। अब आप बोलोगे फर्क क्या है, फर्क ये है कि जनरली जब आपका छोटा डेटा सेट है, मान लो इसमें बस 3 लेबल्स हैं या 4 लेबल्स हैं, 5 लेबल्स हैं, तब तक तो आप लेबल एनकोडिंग कर सकते हो। मान लो आपके डेटा में 1000-2000 लेबल्स हैं, तब कैसे करोगे लेबल एनकोडिंग, तब तो इतने सारे नंबर बन जाएंगे वो 0 से लेकर 2000 तक, तब तो आपकी वन हॉट एनकोडिंग की काम आएगी ना, और 1 हॉट एनकोडिंग काम आ रही है तो आपकी कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी यूज होगी। तो वही है कि अगर आपके पास छोटा डेटा सेट है, कम लेबल्स हैं, कम कैटेगरीज हैं, तो आप लेबल एनकोडिंग करो अपने डेटा पे, और लेबल एनकोडिंग करोगे तो आप स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी का यूज करो। बट अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लेबल्स हैं आपके डेटा में, तो जैसे कि आजकल के ट्रांसफार्मर होते हैं, उनको बहुत बड़े लिस्ट से प्रिडिक्ट करना होता है, तो मतलब वहाँ बहुत सारे कैटेगरीज होती हैं, तो वहाँ आप स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी यूज नहीं कर सकते। स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी आपके 1 हॉट एनकोडेड पे काम नहीं करती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी का यूज करना पड़ेगा, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी का यूज करो, और वही आपका लॉस फंक्शन की तरह परफॉर्म करेगा। तो आपके यूज केस के ऊपर मैटर करता है ये सब, ज्यादा लेबल्स हैं, 1 हॉट एनकोडिंग कर रखी है, तो कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी यूज करो, कम लेबल्स हैं, स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी यूज करो, ठीक है। तो अगर जैसे आपका आइरिस वाला डेटा सेट है, तो आइरिस वाला डेटा सेट तो छोटा है, 3 ही लेबल्स हैं, तो आपके लिए प्रेफर्ड होगा ये यूज करो, क्योंकि ये ज्यादा मेमोरी एफिशिएंट तरीका है, ठीक है। स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी यूज करो। बट हाँ, आपके लिए बहुत बड़ा डेटा सेट है, बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हैं, तो आप ये वाला तरीका यूज़ करो, जो कि आपका कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी है, ठीक है। स्पार्स का मतलब ये होता है कि छांट छांट, ऐसे बोल सकते हो, दूर दूर, ठीक है। तो यही थे आपके लॉस फंक्शंस, आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे थे टाइप्स में, तो हमने बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी पढ़ा, उसके बाद आपका बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी पढ़ा, स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी पढ़ा। हाँ,
मे बी हो सकता है कि आपसे ये डिफरेंस पूछा जा सकता है कि कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी कब यूज़ करनी चाहिए, स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी कब यूज़ करनी चाहिए। तो हाँ, डिफरेंस पता होना चाहिए, बाकी फ़ॉर्मूले वगैरह कोई नहीं पूछता इतना, ठीक है? ना आपको कोई डेरिवेटिव पूछने वाला है अंदर जाके, बस पता होना चाहिए कि कौन कहाँ यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है और किस तरीके में यूज़ किया जा रहा है बेसिकली। इतना पता हो तो आप फाइन हो। बट अगर आप रिसर्च पर्पज़ में जा रहे हो, मतलब कल को आपको जाके रिसर्च करनी है एल्गोरिथम्स वगैरह पे, तो मैं बोलूँगा आपको इन डेप्थ पढ़ो। मेरी वीडियो देखने के बाद भी मतलब 1-2 रिसर्च पेपर खंगाल लो। चैट जीपीटी पे जाओ और बड़े-बड़े एग्ज़ाम्पल माँगो इन सब के लॉसेस फंक्शन के और वहाँ से सॉल्व करो 1-2 क्वेश्चन, अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है। डेवलपमेंट में जा रहे हो तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ो भाई, अगली वीडियो आ जाएगी जल्दी, उसको पढ़ेंगे, ठीक है? अ, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम ऑप्टिमाइज़र्स कवर करेंगे सारे टाइप के। तो बाय-बाय, थैंक यू।